नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका टेस्ट नेहा में। हम कर एनडीटी की प्रिपरेशन, आपका सिलेबस है वो पूरा हो चुका है। इसके लिए सारे वीडियोस जो है आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो मॉक टेस्ट का है और मॉक टेस्ट जो है आपके डेली बेसिस पे चल रहे हैं। तो आज का जो मॉक टेस्ट है, तो आप लोगों ने कहा था कि कम से कम 100 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। तो मैंने जो आज का टेस्ट बनाया वो 100 क्वेश्चन का है। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम लगाया इसमें बनाने में। तो एक एक वर्ड जो है मैंने खुद ने टाइप किया है। तो इसको जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो लाइक ज़रूर करना है और अपने जो कमेंट्स है वो ज़रूर देने हैं। आपको ये टेस्ट कैसा लगा। तो टोटल क्वेश्चन जो है वो 100 है, टोटल मार्क्स जो है 100 है। तो 100 में से जो आपका स्कोर है वो ज़रूर बताएं। और इसमें जो है मैंने कुछ क्वेश्चन जो है 2012 एनटीटी में जो आए थे वो भी ऐड किए हैं। तो उस पे लिखा हुआ होगा कि 2012 एनटीटी में आया है। तो पहला क्वेश्चन है, सिर से पैर तक की विकास की दिशा में सही है। तो ऑप्शन है, जन्म के पश्चात बच्चा पहले पैरों पर नियंत्रण तथा बाद में गर्दन पर नियंत्रण पाता है। जन्म के पश्चात बच्चा पहले गर्दन पर नियंत्रण तथा बाद में पैरों पर नियंत्रण पाता है। जन्म के बाद बच्चा पहले पेट पर तथा बाद में गर्दन पर नियंत्रण पाता है या कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं। तो इसमें सिर से पैरों की ओर बात की गई है, सिफेलोकॉर्डल। तो इसमें पहले जो है गर्दन पर नियंत्रण होगा, उसके बाद जो है पैरों पर नियंत्रण होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर सेकंड। उसके बाद है, विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं आनुवांशिकता, वातावरण, दोनों या कोई नहीं। तो विकास को कौन प्रभावित करते हैं मुख्य रूप से। तो ये जो दोनों हैं वो दोनों ही मुख्य विकास को जो है प्रभावित करते हैं। बच्चे को नई चीज़ें सिखाने के लिए कौन सा मार्गदर्शन आवश्यक नहीं है। हर बच्चे के लिए अवसरों की उपलब्धता, सभी बच्चों को केवल एक ही तरीके से सिखाया जाए, बच्चों की आयु के अनुरूप निर्धारित कार्यक्रम या सीखना रुचिपूर्ण हो। तो इसमें कौन सा मार्गदर्शन है वो आवश्यक नहीं है। तो जो सेकंड ऑप्शन है, सभी बच्चों को केवल एक ही तरीके से सिखाया जाए, तो ये गलत होगा। क्योंकि सभी बच्चे सेम नहीं होते हैं। हर बच्चा जो है स्पेशल है, अलग है। कोई स्लो लर्नर है, वो कोई जल्दी सीख लेता है, कोई एवरेज है। तो एक ही तरीका अपनाना बहुत ही गलत होगा। तो ये मार्गदर्शन बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। और जो फर्स्ट ऑप्शन है, अवसरों की उपलब्धता, कि बच्चों को सीखने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट हो, ऐसे अवसर उपलब्ध कराया जाए ताकि बच्चा जो है सीखने के लिए तैयार हो जाए अपने आप ही। और जो आयु के अनुरूप हो, कि जो प्रेप है, मतलब नर्सरी स्कूल है, वहाँ पे जो पढ़ाना चाहिए वही पढ़ाया जाए और सीखना जो है वो रुचिपूर्ण हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे सही हैं, लेकिन ये मार्गदर्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। विकास और सीखने में क्या समानता है। यह है, निरंतर नहीं चलता है। यह मनुष्य की मृत्यु पर्यंत चलती रहती है प्रक्रिया। सीखना और विकास केवल विद्यालय में होता है, सीखने के लिए विकास आवश्यक नहीं है। तो सीखना और विकास में जो क्या समानता है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, वो बतानी है आपको। तो ये है ऑप्शन। तो सीखना और जो विकास है वो निरंतर नहीं चलता है, ये तो बहुत ही गलत है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना और विकास केवल विद्यालय में होता है, ये कहाँ लिखा हुआ है। और सीखने के लिए विकास आवश्यक नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन जो सेकंड है कि ये जो सीखना है वो जन्म से स्टार्ट हो जाता है, तो मृत्यु तक चलता रहता है, और विकास जो है गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, मोस्टली ये माना जाता है। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद है, आप एक नर्सरी स्कूल में कार्य कर रहे हैं जहां बहुभाषिकता है, तो आप क्या करेंगे। अपना स्थानांतरण करवाना चाहेंगे, मतलब ट्रांसफ़र। बच्चों को आपकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे,
बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करेंगे। आप अलग भाषा वाले बच्चों को आपके स्कूल में प्रवेश नहीं लेने देंगे। तो आप बहुभाषिकता के लिए आपका जो रवैया है वो कैसा है, आप क्या सोच रखते हैं बहुभाषिकता को लेकर, मल्टी जो लैंग्वेज जो होती है कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज। तो आप एक नर्सरी टीचर के तौर पर आपको जो करना चाहिए वो ये है, बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, तो सभी को सम्मान देंगे, सभी की जो मातृभाषा है वो इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए और आपके लिए भी। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, केंद्र में लड़के और लड़कियों को किस प्रकार से सिखाएंगे। ठीक है, दोनों को सिखाने में अलग अलग बर्ताव करेंगे, दोनों को सीखने के समान अवसर दिए जाएंगे। लड़कों को अधिकार ज़्यादा, लड़कियों को कम अवसर। तो अधिकार नहीं है, लड़कों को अवसर जो है वो ज़्यादा मिलेंगे और लड़कियों को कम, ऐसा है इसमें। और लड़कियों को प्रवेश ही नहीं लेने देंगे। तो आप लड़के और लड़कियों में किस प्रकार जो है सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो जो सेकंड ऑप्शन है, दोनों को सीखने के समान अवसर दिए जाएंगे, और ये जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है, स्थूल मांसपेशी एवं गत्यात्मक विकास जैसे सीधे रास्ते पर चलना, सीधे रास्ते पर दौड़ना, आगे पीछे चलना, फिसल पट्टी पर फिसलना, यह विशेषता किस आयु वर्ग की है। 1 से 3 आयु वर्ग की, 2 से 3 आयु वर्ग की, 1 से 2 आयु वर्ग की, 3 से 4 आयु वर्ग की है। तो ये जो विशेषताएं हैं वो है 3 से 4 आयु वर्ग की। तो अगर आपने जो मैंने टेलीग्राम पे आज जो स्क्रीनशॉट पिंक कलर में जो थे वो सेंड किए थे, अगर आपने वो पढ़े हैं तो आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। तो मैंने वो रिवीजन के लिए ही आपको सेंड किए थे। बच्चों को गणित सिखाने संबंधी तैयारी किस प्रकार करवाएंगे। सीधे किताब से, बच्चों को प्रश्न देकर जाओ इनका उत्तर ढूंढ के लाओ, बच्चों को आसपास की चीज़ों का ज्ञान करवाकर, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, सकड़ा है, इस प्रकार से, या कोई नहीं। तो इसमें जो चीज़ बताई गई है कि गणित के अंदर जो है बड़ा छोटा जैसे आकार वगैरह के बारे में भी चीज़ें होती है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड। ठीक है, कि बच्चों को कोई ऑर्डर नहीं दिया जाएगा कि जाओ ढूंढ के लाओ उनका आंसर मुझे भी बताओ, ऐसा नहीं होगा। और ना ही सीधे किताब खोलेंगे। तो उसका जो राइट आंसर जाएगा हो जाएगा थर्ड। उसके बाद है, तो परिचितों की आवाज़ पहचानना तथा पक्षियों की आवाज़ पहचानना जैसा विकास हो जाता है वर्ष में। तो आपको एज ग्रुप बताना है। तो परिचय तो नहीं है, परिचितों। ठीक है, तो 1 से 3 आयु वर्ग, 2 से 3 आयु वर्ग, 1 से 2 आयु वर्ग, या 3 से 4 आयु वर्ग। तो परिचितों की आवाज़ पहचानना और पक्षियों की आवाज़ पहचानना जो है वो 3 से 4 आयु वर्ग में जो है वो स्टार्ट कर देता है बच्चा। आदतें होती है व्यक्तिगत आदतें, सामाजिक आदतें, दोनों या कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं। तो जो आदतें होती है वो दोनों ही होती हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। गोल आकृति को पहचानना तथा बनाना किस आयु में बच्चा जो है प्रारंभ कर देता है। 1 से 3 आयु वर्ग, 2 से 3 आयु वर्ग, 1 से 2 आयु वर्ग, या 3 से 4 आयु वर्ग। तो आयु वर्ग बताना है आपको कि कब जो है बच्चा स्टार्ट कर देता है, बनाने लग जाता है गोल आकृति को। तो उसका जो आंसर हो जाएगा 3 से 4 वर्ष की आयु वर्ग में बच्चा बना देता है गोल आकृति और पहचान लेता है। उसके बाद है, बच्चों को खान पान संबंधी अच्छी आदतें एक शिक्षक के द्वारा क्यों सिखाई जानी चाहिए। क्योंकि इसको इस बात के पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि शिक्षक ने सीख रखा है खाना कैसे खाना चाहिए,
या शिक्षक बच्चों का रोल मॉडल होता है? कोई नहीं। तो आपको बेस्ट आंसर बताना है, ऐसा नहीं करना कि मैम फर्स्ट भी सही था सेकंड सही था, ये नहीं होगा। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बस जो बेस्ट आंसर होता है वो माना जाता है, तो आप इसको ध्यान में रख के आंसर बताएं। और अगर आप ऐसी स्ट्रेटेजी रखते हैं कि जो बेस्ट आंसर की तरफ जाते हैं, तभी आपके जो है मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर आप सारे ऑप्शन को सही मानेंगे तो ये बहुत गलत होगा, मार्क्स कट जाएंगे, ये बात ध्यान रखें। तो इसमें जो एक पैसे मिलने की बात है तो वो एक इतनी पॉजिटिव बात नहीं है। और नेक्स्ट है खाना खाना, कैसे खाना चाहिए, तो ये बात नहीं है, आसपास के सभी लोग जानते हैं खाना खाना। जबकि जो मेन चीज़ है कि क्यों सिखाना चाहिए शिक्षक को ही, तो ये चीज़ है क्योंकि शिक्षक जो है वो बच्चों का रोल मॉडल होता है। कई बार देखा होगा कि मेरी मैम ने यह कहा तो मतलब वो सही है, मेरे टीचर ने ये कहा तो वो सही है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारे टीचर ने तो ऐसा कहा था, तो वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं जो बच्चे होते हैं अपने टीचर को। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा, सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो यही है कि शिक्षक जो है वो बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है। इसलिए जो है खान पान संबंधी, ज़रूरी नहीं खान पान संबंधी और भी जो सभी अच्छे आते हैं, वो जो सबसे पहले जो स्टार्ट करवानी चाहिए वो शिक्षक के द्वारा की जानी चाहिए। एक तो गीत सुनना सुनाना प्रारंभ कर देता है 1 से 3 आयु वर्ग में, 2 से 3, 1 से 2 या फिर 3 से 4 आयु वर्ग में। तो गीत सुनना सुनाना जो प्रारंभ कर देता है बच्चा वो है 3 से 4 आयु वर्ग में। नेक्स्ट है डैश बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारियों का एकत्रीकरण और विश्लेषण करने का साधन है, गृह भेंट, उपहार, आकलन या शिक्षा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें बात की गई है प्रगति के बारे में जानकारियों का एकत्रीकरण और विश्लेषण। तो ये चीज़ हो सकती है केवल और केवल आकलन के अंदर, इवैल्यूएशन के अंदर, मूल्यांकन के अंदर। तो ये जो यहाँ पे फिल होगा तो ये होगा आकलन, तो इसका आंसर जाएगा आकलन। उसके बाद है संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवधारणा में शामिल है रंगों की अवधारणा, आकृतियों की अवधारणा, संख्या पूर्व अवधारणा या फिर सभी। तो संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाओं में शामिल है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा में जो शामिल है रंगों की अवधारणा भी है, आकृतियों की अवधारणा भी है, संख्या पूर्व अवधारणा भी है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सभी। नेक्स्ट है बच्चों को नई अवधारणाओं को निर्मित करने हेतु किन दक्षताओं की आवश्यकता पड़ती है? अवलोकन, विवेचना, दी गई जानकारी को समझना या सभी। तो नई अवधारणाओं को निर्मित करने हेतु किन दक्षताओं की आवश्यकता पड़ती है, इन चीज़ों में से बताना है। तो ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्रश्न है, तो इसका आंसर बताएं आप। तो इसमें जो है वो सभी शामिल है, अवलोकन है, विवेचना उसके बारे में, और दी गई जानकारी को समझना। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों में अधिक चंचलता तथा प्रारंभिक शैशव काल जैसा व्यवहार, तो से नहीं है यहाँ पे। शैशव काल जैसा व्यवहार दूर किया जा सकता है, जैसे बिस्तर गीला करना, नाखून कुतरना जैसी आदतें। प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दें, बच्चे को उसके नाम से बुलाएं, उसे डराए नहीं, बच्चे को प्रोत्साहित करें, सभी। तो अत्यधिक चंचलता और प्रारंभिक शैशव काल जैसे व्यवहार अगर बच्चा करता है तो उनको कैसे दूर करेंगे? तो उसके जो राइट आंसर होगा वो जाएगा, इसमें प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देना ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि बच्चे में क्या समस्याएं हैं। उसके नाम से बुलाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसको डराए नहीं, बच्चे को प्रोत्साहित करें ज़्यादा से ज़्यादा, इसका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों के साथ क्या नहीं करना चाहिए एक शिक्षक के तौर पे? कुछ विशेष बच्चों को कृपा पात्र ना बनाएं, बच्चे की तुलना ना करें, हर बच्चे को विशिष्ट समझे, बच्चे में ऐसी आदत छुड़वाने के लिए उन्हें डांटें, बच्चों की आलोचना ना करें। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़े क्या पूछा जा रहा है, फिर आंसर दें।
तो व्यवहार संबंधी समस्याओं के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होगी। तो जैसे कि बच्चे को कई बार जैसे ईर्ष्या हो गई बच्चे को कि ये मैम तो हमें तो कुछ पूछती ही नहीं है, बस इन दो बच्चों से ही पूछ लेती है ऐसा कुछ, या फिर मेरे को तो कोई गेम में आगे जाने ही नहीं देता, मैं तो कभी खेलता ही नहीं हूँ। तो ऐसे प्रकार की चीज़ें जो हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर बच्चों पे ध्यान ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, सभी को समान बनाए रखना चाहिए। उसके बाद है बच्चे की तुलना ना करें कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो, तुम उसको फॉलो करो, उसको कॉपी करो, ऐसा नहीं, क्योंकि सभी बच्चे अलग हैं। और बच्चों को आदतें छुड़वाने के लिए डांटे, इसको बाद में देखेंगे। बच्चों की आलोचना ना करें, ये भी सही है। तो इसमें जो बात की गई है वो ये पूछा है कि साथ क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसमें जो है पहला ऑप्शन भी सही है कि कृपा पात्र ना बनाए। उसके बाद है विशिष्ट समझे, ये भी सही है, आलोचना ना करें। लेकिन जो ये थर्ड ऑप्शन है कि बच्चों को आदतें छुड़वाने के लिए उन्हें डांटे, तो ये बिल्कुल गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। समस्याओं, अगर व्यवहार संबंधी समस्याओं को दूर करना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है लिखने की तैयारी के बिंदु है बेहतर नियंत्रण दृष्टि तथा गति में, बिंदुओं को जोड़ना, नकल करके आकारों को बनाना, सभी। तो लिखने की तैयारी के क्या क्या बिंदु हो सकते हैं। तो जो तीनों ऑप्शन है कि दृष्टि, कि बच्चे का जैसे कॉपी में अगर लिख रहा है तो उसका ध्यान होना ज़रूरी है, हाथ का भी दोनों का कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए, आंखों का, इनका, बिंदुओं को जोड़ना और नकल करके आकारों को बनाना, जैसे क्या लिखा हुआ है तो उसको देख के बनाना। तो उसका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है अंक पूर्व अवधारणाओं में शामिल है छोटा बड़ा नाप, लंबा छोटा लंबाई, मोटा पतला वजन में, सभी। तो अंक पूर्व अवधारणाओं में शामिल है। ये भी संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्रश्न है और गणित की पूर्व तैयारी से संबंधित प्रश्न है ये। तो इसमें तीनों ही शामिल है कि छोटा बड़ा नाप और लंबा छोटा लंबाई में और मोटा पतला वजन के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। बच्चों द्वारा मिट्टी के कार्य जैसे मिट्टी को गूंदना, दबाकर मुलायम बनाना, यह सभी किस प्रकार का कौशल दर्शाते हैं। कि बच्चे को मिट्टी दे दी गई, उसने उसको गूंदा है, मुलायम बनाया है गूंद के। तो स्थूल मांसपेशीय कौशल, सूक्ष्म मांसपेशीय कौशल, भारी मांसपेशीय कौशल, या सभी। तो ये क्या दर्शाएगा। तो जब बच्चे को मिट्टी दे दी गई है, अगर वो गूंद रहा है तो उसमें क्या उंगलियां काम नहीं आएगी, काम आएगी। तो उसमें जो क्या है, उंगलियों का, हाथ का, सबका कोऑर्डिनेशन बन रहा है, मांसपेशियों का सबका उपयोग कर रहा है एक सूक्ष्म तरीके से। तो वो जो है सूक्ष्म मांसपेशीय कौशल या फिर सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, क्रियात्मक कौशल, ऐसा ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों द्वारा दिए गए चित्रों और वस्तुओं में से एक से दिखने वाले चित्र और वस्तुओं को मिलान करना दर्शाता है किस प्रकार का संज्ञानात्मक कौशल। तो चित्रों और वस्तुओं को सेम दिखने वाले, ठीक है। तो दृश्य विभेदीकरण, ध्वनि विभेदीकरण, इंद्रिय विभेदीकरण, या कोई नहीं। तो अगर सेम सी चीज़ें हैं, बच्चों को ढूंढना है कि आपको ऐसी सेम जो है इनमें से ढूंढनी है, तो बच्चा जो है कौन से कौशल का विकास हो रहा है इन चीज़ों से, अगर बच्चा सेम चीज़ें ढूंढ पाता है। तो ये जो चीज़ है, बच्चा जो विभेद कर पाता है दृश्य में, बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें बच्चों को विभेद करना है कि कौन सी पर्टिकुलर चीज़ यही है। तो जैसे बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, उनमें से बच्चों को बता दी, जो आपको है एक कैट बनी हुई फ़ोटो है उसके पास, तो जिस पे भी कैट होगी आपको ढूंढनी है, उसमें सारे डॉग की भी है, बहुत सारे काऊ की भी है। अगर बच्चा ढूंढ पा रहा है उनमें से कि ये वाली कैट ही है, तो अगर वो निकाल लेगा तो इसका मतलब उसमें दृश्य विभेदीकरण आ गया है, पहचानने का, कि फ़ोटो वगैरह को पहचान सकता है। तो इसका आंसर जाएगा दृश्य विभेदीकरण। नेक्स्ट है परिचित भोज्य पदार्थ का स्वाद के आधार पर स्मरण कर सकते हैं। उदाहरण नींबू, शक्कर, चटनी आदि। किस आयु वर्ग के बच्चे
कर सकते हैं, तो 2 से 3 वर्ष तक के, 3 से 4 वर्ष तक के, 2 से 4 वर्ष तक के, या 5 से 6 वर्ष तक के। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो सारे प्रश्न हैं इस तरह के, वो मैंने ECC की जो बुक है, जो MP में और जो राजस्थान में जो चलती है, उन्हीं में से लिए हैं। तो इनमें कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात आप ध्यान रखें। तो मैंने ऑथेंटिक बुक से सेम एज इट इज़ जो लाइन ले रखी है। तो जो बच्चा जो है, अगर उसको ये जो भोज्य पदार्थ है जैसे इमली है, शक्कर है, अगर उनको रिकॉग्नाइज कर पाता है कि ये पर्टिकुलर उस चीज़ का जो टेस्ट है, तो वो हो जाता है बच्चे में डेवलप, ये 5 से 6 वर्ष तक में। अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे जैसी अवधारणाएं संबंधित है संख्या से, स्थान से, आकृतियों से, समय से। तो ये जो अवधारणाएं संबंधित है वो संबंधित है स्थान से, ठीक है। तो ये जो इस टाइप के प्रश्न हैं वो सारे ऑथेंटिक बुक से हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई मन से बनाया हुआ है या यूं ही बस रैंडमली बना दिया, तो वो चीज़ें नहीं है। ये बहुत काम आएगी आपके, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, हर ऋतु की प्रमुख विशेषता का ज्ञान हो जाता है किस आयु वर्ग में? 2 से 3 वर्ष तक में, 3 से 4 वर्ष तक में, 2 से 4 वर्ष तक में, 5 से 6 वर्ष तक में। तो हर ऋतु की विशेषताओं का ज्ञान हो जाता है किस आयु वर्ग में? तो इसका जो आंसर जाएगा हो जाएगा 5 से 6 वर्ष तक में जो है हर ऋतु का जो ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है, सुरक्षा एवं विश्वास की भावना का विकास संबंधित है शारीरिक विकास से, संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, क्रियात्मक विकास से। तो जहाँ सुरक्षा की और विश्वास की बात आई है, तो वो है सामाजिक। जो विश्वास किया जाता है समाज में, जो भी इंसान अपने आसपास कि जो अपन जानते हैं उनको, तो उन पे विश्वास किया जा सकता है। जैसे आप जो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ ही जाएंगे, तो आप इजीली उन पे विश्वास करके अपना जो सामान है वो उनको दे जाएंगे और अपना एग्ज़ाम देने चल जाएंगे। तो सीधी सी जो बात है, सुरक्षा और विश्वास है, वो सामाजिक विकास से संबंधित है, समाज से संबंधित है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सामाजिक विकास। नेक्स्ट है, आकलन और मूल्यांकन का संबंध है सीखने सिखाने की प्रक्रिया से, केवल सीखने की प्रक्रिया से, केवल सिखाने की प्रक्रिया से, कोई नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर बताएं। आकलन और मूल्यांकन का संबंध किससे है? तो आकलन और मूल्यांकन का जो संबंध है वो सीखने और सिखाने दोनों की प्रक्रिया से संबंधित है। जितना इंपॉर्टेंट है ये बच्चे के लिए है, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए भी है, क्योंकि बच्चे ने जो सीखा है वो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्या टीचर ने सिखाया है, बच्चा सीख पाया नहीं सीख पाया, ये टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो टीचर के जो पर्पज़ थे सिखाने के वो पूरे फुलफिल हुए हैं नहीं हुए। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, लाइन में लगकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, यह किस प्रकार की आदत है? व्यक्तिगत आदतें, सामाजिक आदतें, बुरी आदत, या कोई नहीं? तो लाइन में लगा कर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा है कोई, तो ये किस प्रकार की आदत है? तो ये जो मैंने अभी पहले प्रश्न आया था कि 2 प्रकार की आदतें हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक, तो ये है सामाजिक आदतें। क्योंकि व्यक्तिगत आदत तो ये होगी कि मैं पहले जाके ना अपना काम करवा लूँ, ये तो होगी व्यक्तिगत। लेकिन अगर समाज के देख के अपन अब काम करेंगे, समाज के नॉर्म्स को कि जैसे नंबर आएगा वैसे काम होगा, तो ये सामाजिक आदतों के अंतर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, दूसरे बच्चों के साथ खेलना, ये किस प्रकार की आदत है? व्यक्तिगत आदतें, सामाजिक आदतें, बुरी आदत, या कोई नहीं? तो दूसरे बच्चों के साथ खेलना किस प्रकार की आदत है? इसका आंसर बताएं आप। तो इसमें दूसरे बच्चों के साथ खेलने की आदत है जो है
तो इसका मतलब है बच्चा घर से बाहर निकल रहा है, अपने दोस्त भी बना रहा है, मतलब वो समाज से जुड़ रहा है। ये आदतें जो है सामाजिक आदतें हैं। अगर व्यक्तिगत आदत होती तो बच्चा तो खुद ही खेल लेता, ये बात नहीं है। उसको समाज में जाना है, समाज के साथ लोगों के साथ खेलना है, तो इसका मतलब है सामाजिक आदतें हैं। तो उसमें जो है वो बच्चा जो है रूल्स भी फॉलो करेगा उस गेम के, और कुछ हद तक जो है नियमों का पालन करना सीखेगा, और ऑनेस्टी बनेगा बच्चा, बच्चों में जोश भी आएगा। ये सब चीज़ें जो है सामाजिक आदतें दर्शाती है। नेक्स्ट है एक दूसरे का सहयोग करना। यह किस प्रकार की आदत है? व्यक्तिगत आदत, सामाजिक आदत, बुरी आदत या कोई नहीं? तो एक दूसरे का सहयोग करना किस प्रकार की आदत है? तो एक दूसरे का सहयोग करना जो है वो हो जाएगा सामाजिक आदत। ठीक है, तो एक दूसरे का सहयोग करना भी क्या कहलाएगा? सामाजिक आदत कहलाएगा, ये चीज़ है। नेक्स्ट है प्राथमिक रंगों की पहचान होती है किस आयु वर्ग में? 1 से 3 आयु वर्ग में, 2 से 3 आयु वर्ग में, 1 से 2 आयु वर्ग में, या 3 से 4 आयु वर्ग में? तो प्राथमिक रंगों की पहचान किस आयु वर्ग में होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्राथमिक रंगों की जो आयु पहचान होती है वो 3 से 4 आयु वर्ग में हो जाती है। नेक्स्ट है शौचालय का उचित उपयोग है किस प्रकार किया जाता है? व्यक्तिगत आदतों में, सामाजिक आदतों में आएगा, बुरी आदत में आएगा, या कोई नहीं? तो शौचालय का उपयोग जो है वो आएगा व्यक्तिगत आदतों के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, वो एक इंडिविजुअल है, क्योंकि सबको इन आदतों का पता होना चाहिए। तो ये आएगा क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इंसान के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, तो ये आएगी व्यक्तिगत आदत। ठीक है, तो इसमें ये इतना पड़े कि शौचालय का उचित उपयोग है वो किस प्रकार की आदत के अंदर आएगा? तो व्यक्तिगत आदत। नेक्स्ट है पर्यावरण में उपलब्ध रंगों तथा सौंदर्य के प्रति संवेदनशीलता का विकास संभव है? शारीरिक विकास है, संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, क्रियात्मक विकास से? तो इसमें जो है एक ऑप्शन जो मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे आएगा सृजनात्मक। अब आप बताएं कि इसमें कौन सा जो आंसर होगा वो राइट होगा। कि पर्यावरण में उपलब्ध रंगों तथा सौंदर्य के प्रति संवेदनशीलता का विकास संभव है किनके द्वारा? तो शारीरिक विकास से इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, और जो सामाजिक विकास है इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है, क्रियात्मक विकास का नहीं है। रंगों के साथ अगर बच्चा जो है रंगों को देख के कोई नया रंग बनाना चाहता है अपने दिमाग से कि मैं इन दोनों को मिक्स करके कैसे बनाऊं, या फिर जो प्रकृति में जो सौंदर्य है कि कोई रेड कलर का फ्लावर है, कोई येलो कलर का फ्लावर है, तो इनसे जब अट्रैक्ट होगा, कुछ चीज़ें होंगी तो वो सृजनात्मकता को जगाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है वो क्रिएटिविटी को दर्शाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। तो आप ये चेंज कर ले। उसके बाद है दाएं बाएं को स्पष्ट रूप से बता सकते हैं 2 से 3 वर्ष तक के बच्चे, 3 से 4 वर्ष तक के बच्चे, 2 से 4 वर्ष तक के बच्चे, 5 से 6 वर्ष तक के बच्चे। तो लेफ्ट राइट को बता सकते हैं 5 से 6 वर्ष तक के बच्चे। नेक्स्ट है 3 या 4 वस्तुओं से बनाए गए नमूने को देखकर स्वयं बना सके। ठीक है, 3 या 4 वस्तुओं से बनाए गए नमूने को स्वयं बनाकर बना सके, यह किस प्रकार का संज्ञानात्मक कौशल है? वर्गीकरण, क्रमबद्ध चिंतन, समस्या समाधान, अवलोकन।
तो इसका जो आंसर होगा वो जाएगा क्रमबद्ध चिंतन, क्योंकि इसमें जो है एक पैटर्न फॉलो करेगा बच्चा कि पहले मैं इस चीज़ को जोड़ना है मुझे, फिर उसके बाद ये चीज़ है, तो एक उसको सीक्वेंस में ध्यान रखना पड़ेगा। और जो सीक्वेंस अगर ध्यान रखे कोई चीज़ करी जाती है तो वो आएगा क्रमबद्ध चिंतन के अंतर्गत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे इस टाइप के जो प्रश्न है वो मैंने एक ऑथेंटिक बुक जो है उसी से ली है। तो क्रमबद्ध चिंतन है। गोल, त्रिकोण, चौकोर आदि की पहचान करना किस प्रकार का संज्ञानात्मक अवधारणा है? संख्या संबंध, आकृति की अवधारणा, संख्या पूर्व अवधारणा, स्थान की अवधारणा। तो गोल, त्रिकोण, चौकोर आदि की पहचान करना किस प्रकार का संज्ञानात्मक अवधारणा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आकृति की अवधारणा। ठीक है, इसमें आकृति जो है बच्चा पहचान रहा है। उसके बाद है गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक हैं। माँ का आहार, माँ का स्वास्थ्य, नशीली वस्तुओं का सेवन या सभी। तो गर्भावस्था को जो है प्रभावित कौन कौन सी चीज़ें करती है? तो पहला जो ऑप्शन है माँ का आहार, अगर माँ जो अच्छा आहार लेती है, पौष्टिक आहार लेती है, हरी सब्जियाँ लेती है, तो बच्चा जो है स्वस्थ पैदा होगा। अगर आहार जो है उसका सही नहीं है तो बच्चे में जो है बहुत सारी जो अस्वस्थताएँ या विकृतियाँ आ सकती है। माँ का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। नशीली वस्तुओं का सेवन भी गलत हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सभी। तो ये सारे प्रभावित करते हैं गर्भावस्था को। उत्प्रेरणा की आवश्यकता होती है बच्चे के विकास के लिए। बच्चे को बिना शर्त लाड प्यार करना, खेलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर सभी। तो उत्प्रेरणा जो है आवश्यकता होती है किन किन चीज़ों के लिए, क्या क्या दर्शाती है ये, तो ये बताएं। तो पहला जो ऑप्शन है बच्चे के विकास के लिए उत्प्रेरणा आवश्यक है। बच्चे को बिना शर्त लाड प्यार करना, तो ये भी बच्चों में जो है जोश भर देता है, बच्चे जो है प्रेरित हो जाते हैं। और खेलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी उत्प्रेरणा जो है आवश्यक है। ऑप्शन 4 है जो राइट हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों को वातावरण की अलग अलग वस्तुओं के साथ अनुभव प्राप्त करने का अवसर देना, स्पर्श द्वारा वस्तुओं को पहचानने में तुलना करने का अवसर देना, जैसे कठोर, नरम, चिकना, खुरदरा, गीला, सूखा। तो ये वो वाला खाई नहीं है, ये वो खाने वाला खाई है। ठीक है, ध्यान रखें कहीं आप हेल्थ समझ ले। तो ये वो खाई हुई है। खाई हुई वस्तुओं के स्वाद पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे आज आपने क्या खाया, हलवा कैसा था, मीठा आदि। तो निम्नलिखित गतिविधियां हैं संवेगात्मक विकास की, संज्ञानात्मक विकास की, सामाजिक विकास की, शारीरिक विकास की। तो ये पूरा जो है पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है कि जो सारी गतिविधियां हो रही है इसमें तो वो किससे संबंधित है। बच्चा छू के पहचान रहा है, कठोर है, नरम है और स्वाद बता रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ज्ञानेंद्रियों के थ्रू कर रहा है बच्चा। तो ज्ञानेंद्रियों का जहाँ नाम आ गया तो वो चीज़ें हो जाएगी संज्ञानात्मकता से संबंधित। तो ये चीज़ें संबंधित है संज्ञानात्मक विकास से। ऊपर नीचे कूदना, गेंद को फेंकना गतिविधियां है संवेगात्मक विकास की, संज्ञानात्मक विकास की, सामाजिक विकास की, शारीरिक विकास की। तो जो ऊपर नीचे कूदना वगैरह जो गतिविधियां हैं तो वो किसकी गतिविधियां हैं? तो ये सिंपल सा पता चल रहा है कि शारीरिक विकास की गतिविधियां हैं। अब जो प्रश्न आ रहे हैं तो वो एनटीडी 2012 में जो प्रश्न आए हुए थे वो है, तो सब पे लिखा हुआ रहेगा जो जो प्रश्न आए थे। विकास के सभी क्षेत्र हैं आनुवांशिकता से प्रभावित हैं, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर है और वातावरण से प्रभावित है। तो इसका आंसर बताएं आप। तो विकास के जो सभी क्षेत्र हैं वो एक दूसरे से संबंधित है।
तो उसके बाद है जैसे संवेगात्मक विकास है, तो संवेग जिस प्रकार से होंगे वैसे ही सामाजिक विकास भी उसी प्रकार से होगा। अगर बच्चे के संवेग जो है क्रोध वगैरह ज़्यादा आ रहा है तो वो सामाजिक ठीक से नहीं बन पाएगा, लड़ाई ज़्यादा झगड़ा जो है वो ज़्यादा करेगा, तो ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उसके बाद है जो बालक प्राथमिक विद्यालय में जाने से पहले पूर्व प्राथमिक विद्यालय में चला जाता है उसमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। ये भी प्रश्न जो है एनटीटी 2012 में आया हुआ है। तो उसका शैक्षिक निष्पक्ष उच्च कोटि का होता है, बौद्धिक विकास, उसमें अतिरिक्त शारीरिक विकास दिखता है, अपने आप को जो बेहतर रूप से समायोजन करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपने आप को जो है बेहतर रूप से समायोजित करता है। क्योंकि जो बच्चा है वो जैसे कि स्कूल जा रहा है नर्सरी में, तो वो स्कूल जाने का जो है यूज टू हो गया है, उसको टीचर से इंटरेक्शन वगैरह स्कूल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, बेहतर रूप से समायोजन कर पाता है। उसके बाद है पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रोग्राम में माता पिता की भूमिका के तहत एक अतिरिक्त छवि शामिल है कि एक के अतिरिक्त छवि शामिल है, तो ये भी एनटीटी 2012 में आया है। माता पिता और शिक्षक सभा, माता पिता की स्कूल क्रियाओं में सहभागिता, माता पिता की शिक्षा, माता पिता द्वारा रुपयों का दान। तो प्राथमिक शिक्षा की भूमिका के तहत जो क्या शामिल नहीं है, तो जो पूर्व प्राथमिक में जो है शिक्षक सभा होती है माता पिता, और क्रियाओं में सहभागिता होती है माता पिता की जो शिक्षा थोड़ी बहुत, ऐसे भी नहीं कि बस उनको भी जो है साथ में बैठा दिया जाता है बच्चों के, वो नहीं कि थोड़ा बहुत जो है जनरल नॉलेज जो बता दिया जाता है किस प्रकार से आप ये चीज़ें कर सकते हैं, तो उस तरह से ये शिक्षा है। लेकिन माता पिता द्वारा रुपयों का दान वहाँ नहीं होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है अपंग विद्यार्थियों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर होना चाहिए, तो ये भी एनटीटी 2012 में आया हुआ है। परीक्षा का कम कोर्स, पहिए वाली कुर्सियाँ, उनकी स्थिति अनुसार फर्नीचर या बैसाखी। तो अपंग विद्यार्थियों के आंगनबाड़ी केंद्र में क्या क्या होना चाहिए उसका आंसर बताएं आप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि उनकी स्थिति के अनुसार जो है फर्नीचर होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी पहिए वाली कुर्सी यूज़ करें, क्योंकि सब में अलग अलग तरीके से है, वो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो ज़्यादा सही ऑप्शन जो है वो है उनकी स्थिति के अनुसार फर्नीचर। उसके बाद है परिवारता कल्याण का वास्तविक अर्थ है बालक की संपूर्ण कुशलता, केवल बालक का सामाजिक कल्याण, बालक का संवेगात्मक कल्याण, केवल मानसिक स्वास्थ्य का विकास। तो इसका आंसर बताएं आप कि परिवारता बाल कल्याण का वास्तविक अर्थ है। तो परिवार और बाल कल्याण का जो अर्थ है बालक की संपूर्ण कुशलता से है। तो संपूर्ण कुशलता का मतलब है इसमें सारी चीज़ें आ जाती है नॉर्मली, तो ये जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद है समाज के अंदर समाजीकरण के विभिन्न साधनों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो ये भी एनटीटी 2012 में आया हुआ है परिवार, विद्यालय, पड़ोसी, मित्र मंडली। तो क्या है कि समाज के अंदर समाजीकरण के विभिन्न साधनों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। तो जहाँ भी परिवार का नाम आ जाए तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी वो परिवार को ही दी जाएगी, क्योंकि बच्चा जो है एक परिवार से ही आएगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है परिवार है। उसके बाद है समाज में बालकों का कल्याण निर्भर करता है, तो ये भी प्रश्न जो है एनटीटी 2012 में आया हुआ है स्वयं समाज पर, केवल पति एवं पत्नी पर, माता पिता बालक एवं समाज के संबंधों पर, या सभी।
तो इसका आंसर बताएं। तो समाज में जो बालक का कल्याण जो निर्भर करता है वो स्वयं समाज पर भी है, केवल माता पिता और पत्नी पर भी है। तो इसमें जो है कई बार शायद मुझे लगता है इस प्रश्न जो हट गया होगा, क्योंकि इसमें केवल का यूज़ किया गया है। वैसे जो थर्ड ऑप्शन है वो भी राइट है। तो इसमें आपको बस ये व्यू देखना है कि समाज में बालकों कल्याण के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ है, माता पिता भी है, बालक भी है और समाज, इन सभी के संबंध। तो आप इसको थर्ड वाले को जो है राइट आंसर माने, क्योंकि इसमें जो है वो तीनों चीज़ें आ जाती है। उसके बाद है परिवार एवं बाल कल्याण हेतु सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम है, एंट्री 2012 में आया हुआ है। विविध खाद्य योजना, कल्याण विस्तार परियोजना, ICDS कार्यक्रम, अनुप्रयुक्त पोषण योजना। तो परिवार एवं बाल कल्याण हेतु सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर बताएं आप कि सबसे ज़्यादा बड़ा जो कार्यक्रम इनमें से कौन सा है एक बाल विकास और परिवार कल्याण के लिए। तो वो जो चीज़ है वो है ICDS कार्यक्रम। तो आपको जो एक काम करना है, ICDS का जो भी पूरा नाम होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताना है। उसके आगे है सीखना एक विकास है जो आता है आनुवांशिकता द्वारा, कौशल एवं योग्यता द्वारा, परिपक्वता द्वारा या फिर अभ्यास एवं प्रयत्न द्वारा। तो ये भी एंट्री 2012 में आया हुआ है। तो इसका आंसर बताएं आप कि क्या होगा इसका आंसर, कि सीखना एक विकास है जो आता है। तो जो सीखना है वो आता है अभ्यास और प्रयत्न द्वारा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस आंसर पे इसलिए जाएंगे क्योंकि ये सीधे से जो नियम दिए गए हैं थॉर्नडाइक के द्वारा। तो सीखना इस थ्रू जो है इम्पॉर्टेंट माना जाएगा कि अभ्यास और प्रयत्न जो है इस विकास को। नेक्स्ट है एक के अतिरिक्त सभी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं अपेक्षित सामाजिक व्यवहार विकसित करना, बालकों को लिखना पढ़ना सिखाना, बालकों में बौद्धिक उत्सुकता जागृत करना, संवेगों पर नियंत्रण और अपेक्षित अभिव्यक्ति सिखाना। तो एक के अतिरिक्त सभी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं, तो वो बताएं कौन से हैं। तो इसमें जो एक के अतिरिक्त जो उद्देश्य नहीं है वो ये है कि बालकों को जो लिखना पढ़ना इसके लिए तैयार किया जाता है, ना कि बस आ गए बच्चे और उनको सीधा लिखना सिखा दिया और लो बस बुक दी और बच्चे सीधे पढ़ दिए। तो वो चीज़ नहीं है, बच्चों को खाली तैयार किया जाता है ताकि वो ठीक से जो लिख पाएँ ABCD ठीक से, उसके बाद जो है ठीक से पढ़ पाएंगे जो चीज़ें हैं। और तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको लिखना और पढ़ना सिखाना, उनके लिए तैयार करना जो है वो कार्यक्रम जो है वो पूर्व प्राथमिक में होता है। तो ये चीज़ है, सेकंड जो ऑप्शन है वो नहीं है। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी की पूर्व प्राथमिक शिक्षा पद्धति में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, ये एंट्री 2012 में आया हुआ है। बालक की सभी इंद्रियों को उत्तेजित एवं प्रशिक्षित करने पर, परिकथाओं पर, ड्राइंग और पेंटिंग पर, पठन उपकरणों के मनचाहे तरीके के उपयोग पर। तो इसका आंसर बताएं। मॉन्टेसरी की पूर्व प्राथमिक शिक्षा पद्धति में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, किसको दिया जाता है, इसका आंसर बताएं। तो मॉन्टेसरी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है वो दी है बालक की सभी इंद्रियों को उत्तेजित एवं प्रशिक्षित करने पर दी है। ठीक है, तो जो मॉन्टेसरी बताती है कि लिखना जो है वो पढ़ने से ज़्यादा इजी होता है। तो इन्होंने जो ज़्यादा फोकस किया है वो इस पे किया है कि बच्चों को जो एक उंगलियों का और हाथों का जो कोऑर्डिनेशन है वो पहले सिखाया जाए। इसके लिए वो जो है एक ऐसा जो बॉक्स होता है उसमें मिट्टी रखी हुई होती है, उसमें बच्चों को जो अपने हाथ वगैरह चलाने होते हैं और उसमें ही लिखना मोस्टली सिखाया जाता है। तो मॉन्टेसरी ने जो ज़्यादा फोकस किया है वो इंद्रियों को उत्तेजित एवं प्रशिक्षित करने पर दिया है। तो ये तो हैं अभी 51 क्वेश्चन, और जो इसका आगे के क्वेश्चन है वो आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। तो अभी इसके बाद ही अपलोड हो जाएगा वो। एंड तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं।